जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन को शुरू कर दिए थे और इसके बारे में कंसेप्ट भी हम जान लिए थे, जिसमें से 687 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम दोस्तों उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। सब आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, हम लोगों ने कल देखा कि जो अमाशय हमारा होता है, पहले तो ये ग्रास नली है और इस ग्रास नली या तो भोजन नली से हमारा क्या होता है, भोजन जो आता है उधर से वो क्या कहलाता है, बोलस आता है। बोलस कहलाता है। तो ये भोजन जब हमारा इस अमाशय के अंदर में जाता है, तो इस अमाशय के अंदर से दोस्तों, इस अमाशय के अंदर जाता है, तो इस अमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है, जो जठर ग्रंथि होता है, जिसे हम गैस्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो इससे क्या निकलता है हमारा, तीन चीज निकलता था। HCl निकलता था, और पेप्सिन निकलता था, और रेनिन निकलता था। तो इसमें से हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था, ये HCl जो होता है वो एसिड होता है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आता है। तो ये जो यहाँ से जो बोलस भोजन का रूप है वो आता है, उसको उसमें क्या करता है, ये मिक्स होने का काम करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन पाचन करने का काम करता है, रेनिन जो होता है वो दूध पाचन करने का काम करता है। लेकिन एसिड का क्या होता है, एसिड का काम क्या होता है कि जो भोजन बोलस में आता है उसको माहौल बनाने का काम करता है, यानी कि उसमें एसिड मिक्स हो जाता है, यानी कि जो भी जीवाणु बचे खुचे होते हैं, सबसे पहले मुंह में जो जीवाणु होता है मारने का काम करता है, वो कौन करता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो मारने का काम करता है। लेकिन मुंह में जो जीवाणु होता है वो पूर्ण रूप से नहीं मरता है, तो ये HCl उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। लेकिन जब दोस्तों यहाँ से ये बोलस आता है, HCl क्या करता है, भोजन जब नहीं आएगा तो HCl तो फिर भी स्रावित होगा। पेप्सिन और रेनिन हार्मोन तो ये स्रावित होते रहेगा, भोजन ऊपर से आए या ना आए। तो जब भोजन नहीं आएगा जिस टाइम, तो HCl फिर भी स्रावित होगा। तो जब HCl स्रावित होगा, तो इस बाहरी आंतरिक जो परत होगा या जो सरफेस होगा, HCl इसके अंदर में भी जाएगा, तो इसके संपर्क में जाएगा। HCl तो HCl है भाई, अम्ल है, तो ये तो हानिकारक ही होगा। तो ये क्या करता है, इसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। जो आंतरिक परत है उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो जब ये HCl और पेप्सिन और रेनिन हार्मोन निकलता है, इसके साथ ही साथ क्या निकलता है, एक बलगम हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है, बलगम हार्मोन निकलता है, जो इस एसिड को, एसिड से इस सरफेस को बचाने का काम करता है। एसिड को क्या करता है, इस सरफेस से बचाने का काम करता है। अगर ये बलगम नहीं निकले तो इस एसिड से क्या करेगा, इस सरफेस को जला देगा, यानी कि अल्सर ज्यादा होगा। क्या होगा, अल्सर जो होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जो HCl से बचाने का काम कौन करता है पेट में, तो वो हमारा बलगम करता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पशु में सबसे, सॉरी, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों कल हमने क्या बताया था कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर जो होते हैं, जिसे हम हार्बीवोरस भी कहते हैं, तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें छोटी आंत जो होता है वो लंबी होता है। छोटी आंत होता है वो क्या होता है, लंबी होता है। क्या होता है, लंबी होता है। और जो मांसाहारी होता है या कार्निवोरस जो होता है, मांसाहारी जो होता है, उसमें क्या होता है, बड़ी छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत जो होता है वो छोटी होता है। क्या होता है, छोटी होता है। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो गाय हमारा क्या है, शाकाहारी है, तो इसमें क्या होगा, लंबी होगा। खरगोश की बात करें तो इसमें भी लंबी होगा, बकरी की बात करें तो इसमें भी लंबी होगा। लेकिन दोस्तों शेर यहाँ पे हमारा क्या है, एक मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी जीव है, जिसके कारण इसकी जो छोटी आंत होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों गाय, खरगोश और बकरी की बात करें, इन तीनों में से किसका छोटी आंत लंबी होगा, तो दोस्तों खरगोश का जो छोटी आंत होगा वो लंबी होगा। क्या होगा, खरगोश का जो छोटी आंत होगा वो सबसे लंबी होगा। लेकिन सबसे छोटी आंत की बात करें तो वो मांसाहारी जो जीव होगा उसका होता है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो दो होता है। एक क्या होता है, EEG होता है, और एक क्या होता है, ECG होता है। क्या होता है, ECG होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये
फेलोग्राम जो है ये क्या करता है, ये मस्तिष्क को परीक्षण के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, मस्तिष्क के परीक्षण के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या होता है, इलेक्ट्रो, ई से क्या हो गया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो और सी से क्या हो गया कार्डियो, सी से क्या हो गया कार्डियो, और जी से क्या हो गया ग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट, जो हृदय हमारा दिल होता है, उसकी जांच या निदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क की परीक्षण के लिए किया जाएगा उसमें ईईजी, वो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है। तो पीत रस की बात करो दोस्तों, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, जो लीवर हमारा होता है, लीवर में हमारा क्या पाया जाता है, गॉल ब्लेडर पाया जाता है। गॉल क्या पाया जाता है, गॉल ब्लेडर पाया जाता है। और इस गॉल ब्लेडर को दोस्तों पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और इसी पित्ताशय से कहाँ क्या निकलता है, हमारा पीतरस निकलता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा पित्ताशय नहीं दिया है, लेकिन पित्ताशय हमारा जो पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है, यानी कि यकृत में पाया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इस ये जो बी तरस की बात करें दोस्तों, जो बाइल जूस हमारा होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो क्षारीय हमारा क्या होता है, जो पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से 6 होता है, और यानी कि 7.7 से लेकर के 7.7 के बीच में होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस बाइल जूस या पित्त रस की बात करें तो ये पाचन में भाग नहीं लेता है दोस्तों। ये सिर्फ क्या करता है, ये पाइसीकरण में मदद करता है। जो वसा होता है, वसा होता है, इस वसा को क्या करता है, पाइसीकरण में मदद करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन में, इमल्सिफिकेशन में या पाइसीकरण में क्या करता है, मदद करता है। या तो जो जीवाणु होता है उसे सिर्फ मारने का काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, मिक्स, ये पाचन में मदद नहीं करता है। मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव का पित्त का स्राव की बात करें दोस्तों, हमारा लीवर से होता है, जहां पे पित्ताशय पाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाइल का स्राव होता है, बाइल आने दोस्तों, बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस या तो पीत रस को ही बाइल कहा जाता है, यानी कि ये पीत रस की बात कर रहा है। तो जो पीत रस हमारा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पिताशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिताशय से निकलता है। बाइल जूस की बात करें तो ये बाइल जूस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पीतरस कहलाता है। क्या कहलाता है, पीतरस कहलाता है। तो जो ये बाइल जूस हमारा निकलता है दोस्तों, वो मेनली कहाँ से निकलता है, जिगर से निकलता है। जिगर यानी कि यकृत से निकलता है, यानी कि लीवर से निकलता है। ये सारा का सारा नाम क्या है, इसी का है। क्या होता है, जिगर से निकलता है, या तो यकृत से निकलता है या तो लीवर से निकलता है। तो यकृत में वहां पे एक पित्ताशय नाम का गॉल ब्लेडर जो होता है दोस्तों, वो स्थित कहाँ पे होता है, वो जिगर में होता है। तो इसका आंसर हम क्या लेंगे दोस्तों, जिगर से ही लेंगे, क्योंकि पित्ताशय तो कहाँ पे स्थित होता है, वो जिगर में ही मेन मुख्य रूप से अवस्थित है। यानी कि जो जिगर या लीवर होता है उसका एक अंग होता है पित्ताशय, तो उसी में से निकलता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो लेंगे हम, बी नंबर का आंसर सही लेंगे। होना तो चाहिए दोस्तों यहाँ पे पित्ताशय, लेकिन रेलवे जो आंसर मानता है वो क्या मानता है, बी को मानता है, यानी कि जिगर को मानता है, यानी कि यकृत को मानता है। तो यहाँ पे हम रेलवे के अकॉर्डिंग ही आंसर को लेना है, बी को लेना है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्रावित होता है, तो वो हमारा दोस्तों लीवर होते से निकलता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो वो हमारा लीवर यानी कि में होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो वो हमारा दोस्तों पीत रस होता है। तो जो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्ताशय जो हमारा होता है दोस्तों, वो लीवर में ही संग्रहित होता है और सांद्रित होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे पीत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग पीतरस का उत्पादन करता है, तो वो हमारा यकृत यानी कि लीवर, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित होता है। देखिए दोस्तों, जो पाचन के बाद जो होता है हमारा, प्रोटीन का पाचन होने के बाद वो किस में बदल जाता है,
पाचन होने के बाद हमारा वो किस में बदल जाता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम जो प्रोटीन हमारा होता है, तो प्रोटीन का जब दोस्तों पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है, तो ये प्रोटीन हमारा किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। क्या होता है वो? एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा पेप्सिन जिम्मेदार होता है, या तो ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम, वो हमारा जिम्मेदार होता है। ट्रिप्सिन या तो पेप्सिन जो होता है, प्रोटीन को पाचन, यानी कि प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है, और वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, या तो इसको हम कहते हैं कि वो पेप्टाइड में बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड में बदल जाता है। तो या तो एमिनो एसिड आंसर में रहेगा, या तो पेप्टाइड आंसर रहेगा। तो इन दोनों में से आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन के पाचन के बाद क्या होता है, वो पेप्टाइड में या तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि जो प्रोटीन का पाचक होता है वो किस में बदलता है? वो एमिनो एसिड में बदलता है, या तो एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि एमिनो अम्ल में बदलता है, तो वो पाचक हमारे लिए पाचक है, यानी कि इसको हम पचा सकते हैं। और स्टार्च की बात करें दोस्तों, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, तो वो स्टार्च का एक फॉर्म है, यानी कि जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एक फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट को भी पचा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम हमारा कौन करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है वो हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को कौन पचा रहा था? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, वो मुंह में जब हमारा जो रस होता है वो टाइलिन पचा रहा था। कौन पचा रहा था? टाइलिन पचा रहा था। लेकिन जब छोटी आंत में, ड्यूडेनम में जाता है, तो वहां पे जो हमारा पचाने का काम करता है वो कौन करता है? वो हमारा एमाइलेज करता है। कौन करता है? एमाइलेज करता है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि स्टार्च में हमारा क्या होता है? पच जाता है। अगर यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात करें दोस्तों, तो ये ग्लूकोज का एक फॉर्म है। क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है, यानी कि ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो आराम से इसको हम पचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेल्यूलोज की बात करें, तो सेल्यूलोज हमने क्या देखा दोस्तों? जो सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज की बात करें दोस्तों, तो जो सेल्यूलोज होता है वो पेड़ पौधे या प्लांट में पाया जाता है। क्या होता है? पेड़ पौधे या प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है, या तो प्लांट में पाया जाता है। तो हमने देखा दोस्तों कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पेड़ पौधे के पत्तियों को क्या करता है? आराम से पचा सकता है। जैसे कि खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सारे के सारे क्या करता है? पचा सकते हैं। तो जो सेल्यूलोज पचाने की बात है, तो ना तो सेल्यूलोज को दोस्तों ना तो मानव पचा सकता है, ना ही जो जो शाकाहारी जानवर हो गया, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये भी क्या है? सेलुलोज को नहीं पचा सकता। क्योंकि सेलुलोज यानी कि पेड़ पौधे से बने, पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो वो हमें मानव या तो जो मांसाहारी जानवर है वो बिल्कुल नहीं पचा सकता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे मानव या तो जानवर वगैरह नहीं पचा सकता है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज हमारा किससे संबंधित होता है? दूध से होता है। लैक्टोज जो हमारा होता है किससे संबंधित होता है? दूध से, यानी कि दूध में जो हमारा पाया जाता है वो लैक्टोज, यानी कि लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, या तो लैक्टोज पाया जाता है। और हमने पढ़ चुका दोस्तों कि जो छोटी आंत में अगर अगर छोटी आंत में हमारा रेनिन निकलना बंद हो जाए, क्या होगा? रेनिन अगर ना निकले तो दूध को क्या करता है? नहीं पचा सकता है। दूध को नहीं पचा सकता है। तो हमने ये भी बताया था दोस्तों कि जो बच्चों में रेनिन निकल स्रावित होता है वो अधिक निकलता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध पर ही, यानी कि माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है। तो उस टाइम रेनिन का स्रावित ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे क्या करता है? दूध को पाचन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे
मानव वयस्क होते जाता है, उसकी जो रेनिन की कैपेसिटी होता है वो निकलना कम होना शुरू हो जाता है, और एक वयस्क आदमी जैसे हो जाता है तो उसमें कम स्रावित होता है। लेकिन जब वृद्ध हो जाता है बूढ़ा, तो उसमें दोस्तों रेनिन की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो दूध को नहीं पचा सकते हैं, क्या होते हैं, नहीं पचा सकते हैं। तो इसीलिए रेनिन ना निकलने के कारण उसे क्या कहते हैं, वो यह असहिष्णुता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होता है, ग्लूटेन को नहीं दोस्तों। तो एक चीज और विशेष बात दोस्तों, जैसे कि जिसमें हमारा ओ एस ई लगा होता है, जैसे लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ओ एस ई लगता है, वो कार्बोहाइड्रेट का हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा यानी कि दोस्तों जो चीनी का, जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना में भी हमारा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि जिसमें थोड़ा सा बहुत मिठास होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट या तो चीनी या तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा पाया जाता है, जिसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं कभी कभी। तो जो वो ऐसी होता है वो ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है। तो ये पहला कथन यहाँ पे ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन हमारा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लैक्टोज ओज यहाँ पे आ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। एक ऐसी स्थिति जहाँ फ्रुक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं होता है, तो कभी भी दोस्तों ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज वगैरह रक्त या ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। इसके लक्षणों में ग्लूटीन के लिए प्रतिकूल, यहाँ पे दोस्तों फिर ग्लूटीन आया, जिससे कोई लिंक नहीं पड़ता है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें, और हमने क्या बताया दोस्तों, जो रेनिन हमारा पाया जाता है छोटी आंत में, दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर उसमें रेनिन की क्षमता नहीं होगा तो वो ग्लूकोज को नहीं पचा पाएगा, दूध को नहीं पचा पाएगा, क्योंकि दूध हमारा क्या होता है, मिठास में आता है थोड़ा सा, तो उसमें जो शर्करा या ग्लूकोज होगा उसे पचा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो हमारा पाचन प्रक्रिया है, जो हमारा पाचन प्रक्रिया होता है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। और मुंह से शुरू होने के बाद जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत में हमारा दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट क्या होता है, पाचन हो जाता है। पाचन हमारा कहाँ पे, बिल्कुल पाचन कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारा छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। शुरू हमारा पाचन मुंह से होता है और कंप्लीट कहाँ से होता है, छोटी आंत में होता है। तो शुरू हमारा कहाँ से हो रहा है, मुंह में पाचन हो रहा है, और छोटी आंत में क्या हो रहा है, कंप्लीट या तो समाप्त हो रहा है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। देख दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, खुर वाले जानवर। अरे अगर खुर वाले जानवर की बात करें तो खुर वाले जानवर में हमारा क्या आता है, जैसे कि गाय हो गया, क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या होता है, खुर वाले जानवर होते हैं, यानी कि जिसमें जो खुर पैर में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो अमाशय होता है वो अलग किस्म का होता है। जैसे कि अमाशय में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एक बार जो भोजन करते हैं तो वहाँ पे HCl निकलता है, रेनिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है। तो ये वहाँ पे पाचन करने का काम करता है। लेकिन जो खुर वाले जानवर होते हैं उसमें एक अलग अलग किस्म का क्या होता है, प्रक्रिया होता है, जिसे रूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है। तो ये रूमेन से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो खाना होता है ना, जानवर लोग क्या करता है, खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। वो जानवर जब कहीं जाते हैं तो जल्दी 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 खाना खाते हैं, और वो खाना को क्या करते हैं, अमाशय में जाकर के जो रूमेन होता है वहाँ पे स्टोर कर लेता है। अमाशय के रूमेन में क्या होता है, स्टोर कर लेता है। तो जब वो घर आते हैं तो वो क्या करते हैं, उस भोजन को स्टोर करने के बाद वो चबाते नहीं है, वैसे निगल जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, जब घर में बैठे रहते हैं गाय, ये सब खुर वाले जानवर, तो मुंह में वो निकाल करके जुगाली, आप लोगों ने देखा होगा, जो ये जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं। तो वो जुगाली नहीं करते, जुगाली करने का मतलब है कि वो जो पेट में भोजन खाया था उस रूमेन से बाहर निकल करके, रूमेन से यानी कि अमाशय के रूमेन से बाहर निकाल करके उस भोजन को चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं, और चबा चबा के फिर से अंदर करते हैं। तो ये उसकी वो क्या करते हैं, पचाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है, रूमेन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आहार नाल का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? मलाशय। मलाशय की दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो खाना खाने के बाद जो पूरा पाचन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जो मल अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, वो हमारा जहां से निकलता है, जहां से निकलता है जैसे कि एनस दोस्तों, उससे पहले जहां पे जो मल हमारा स्टोर होता है, वो क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या है? पाचन क्रिया क्रिया का एक हिस्सा है। ग्रास नली, तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखा, जो फूड पाइप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली या तो ओसोफेगस कहलाता है। और इसी को दोस्तों गर्सनी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रास नली या तो गर्सनी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों श्वास नली की बात करें तो श्वास नली हमारा दोस्तों पाचन से संबंधित नहीं, बल्कि हम श्वास लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं? श्वास लेने का। जो श्वास नली हमारा होता है, वहां से क्या करते हैं? हम सांस लेने का काम करते हैं। तो सांस लेना हमारा पाचन प्रक्रिया का पार्ट या भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे पहले की बात करें दोस्तों, देखिए हमने कल क्या देखा कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? मुंह होता है। यहाँ पे मुंह हो गया। तो मुंह के जस्ट नीचे जो हमारा यहाँ पे पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पे गर्सनी, यानी कि जहां से भोजन मुंह से अंदर जाता है, तो वो क्या कहलाता है? गर्सनी कहलाता है। यहीं पे दोस्तों गर्सनी और श्वास नली अलग होता है। यहाँ पे दो पाइप होता है, एक श्वास नली का होता है और एक गर्सनी का होता है, जिसके तो एक थ्रू से भोजन जाता है और एक के थ्रू से सांस जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया। उसके नीचे जो हमारा होता है वो ग्रास नली कहलाता है। और वो इसके नीचे क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है या तो ओसोफेगस कहलाता है। उसके बाद हमारा कहाँ पे पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? अमाशय। फिर अमाशय के बाद हमारा कहाँ पे पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद फिर से यहाँ से हमारा बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत के बाद से फिर हमारा यहाँ पे एनस, जिसको हम रेक्टिकुलम भी कहते हैं, वो मल के रूप में क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे श्वास नली क्या है? हमारा क्या है? बिल्कुल मानव के पाचन तंत्र का या आहार नाल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों लीवर जो हमारा होता है, लीवर जो होता है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि ग्रंथि है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लीवर हमारा शरीर का क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि अगर बोले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंत अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा दोस्तों थायराइड होता है। क्या होता है? थायराइड होता है। ये थायराइड के बारे में दोस्तों हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ये सिर्फ जानना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो क्या होता है? थायराइड होता है। लेकिन सिर्फ अगर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाए, सिर्फ अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बोले, तो वहां पे हम लीवर को टिक करेंगे। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? थायराइड होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? सिब सब सब सॉरी मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? किसका आकार सबसे बड़ा है? तो ये दोस्तों हम पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका है कि जो जो अकृत ग्रंथि है वो क्या होता है? हमारा सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होगा? लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो वो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट से निकलता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो इसमें से दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है। चार में से
3 कथन क्या होगा, सही होगा, और एक कथन जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा, उसे हमें आंसर को लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कथन क्या कहा गया है, अकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अग्नाशय जो हमारा होता है वो छोटी आंत में ड्यूडेनम में पाया जाता है। अग्नाशय जो हमारा होता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाया जाता है। ड्यूडेनम में पाया जाता है, जहां पे अग्नाशय अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस यानी कि अग्नाशय रस का स्राव करता है। इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है, पूर्ण पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। तो ये छोटी आंत में होता है। तो ये अमाशय में हमारा बिल्कुल अग्नाशय रस स्रावित नहीं होता है। तो पहला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन जैसा कि कहा है दोस्तों, गलत कथन का हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ए नंबर का है क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में, हाँ बिल्कुल, गैस जो अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाया जाता है, जिससे एचसीएल निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और सेलेस्मा निकलता है। सेलेस्मा या तो म्यूकस, जिसे दोस्तों हमने बबल गम के रूप में भी जानते हैं। सेलेस्मा को बबल गम में, यानी कि जो सेलेस्मा क्या होता है दोस्तों, जो अमाशय का हमारा अंतिम परत होता है वो सेलेस्मा झिल्ली का बना होता है। क्या होता है, सेलेस्मा झिल्ली का बना होता है, और इसी से हमारा क्या निकलता है, बलगम निकलता है, जो एसिड से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है अमाशय के आंतरिक भाग को। तो ये कथन क्या है, हमारा सही कथन बोला गया है। सेलेस्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन कहा गया है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, कौन सा अनुकरण सही है। तो देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोजन करेंगे। पाचन तंत्र हमारा कब शुरू होगा, जब भोजन करेंगे। तो भोजन करने का क्या हो गया, मतलब यानी कि अंतर्ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण, मतलब पहले दोस्तों हम भोजन खाएंगे, खाने के बाद ही ना पाचन होगा। पाचन हमारा क्या होगा, खाने के बाद ही होगा। तो सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण करेंगे या तो भोजन करेंगे। तो उत्सर्जन क्या दोस्तों, खाने से पहले हक देगा आदमी, बिल्कुल नहीं। तो उत्सर्जन पहले होगा ही नहीं। अवशोषण हमारा कब, कहाँ पे होता है, अवशोषण यानी कि भोजन का जो पाचन होने के बाद हमारा बड़ी आंत या तो छोटी आंत में, छोटी आंत का जो इलियम पार्ट होता है वहां पे हमारा क्या होता है, पाचन समाप्त होता है। और वहीं पे हमारा क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है वो शोषण करने का या अवशोषण करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हम बड़ी आंत में जाते हैं, तो बड़ी आंत में हमारा जो लिक्विड या तो पानी या जल की जो मात्रा पाया जाता है, वो बड़ी आंत में अवशोषण करने का काम करता है। तो ये भी हानि कि उत्सर्जन और अवशोषण से शुरू होने वाला टर्म हमारा सही नहीं होगा। तो सबसे पहले अंतःकरण करेंगे, बिल्कुल सही। तो अंतःकरण के बाद यहाँ पे दोस्तों अवशोषण नहीं बल्कि पाचन होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाना यानी अंतर्ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण। तो खाना खाने के बाद हमारा क्या होगा, पाचन होगा। तो पाचन हमारा कहाँ पे होता है, मुंह में होता है, फिर छोटी आंत में होता है, यानी कि अमाशय में होता है, फिर छोटी आंत में होता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। और छोटी आंत से ही क्या होता है, हमारा अवशोषण क्या होता है, शुरू हो जाता है। अवशोषण यानी कि दोस्तों जो पोषक तत्व होता है, पदार्थ होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे टूटने के बाद अवशोषित किया जाता है शरीर में, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या होता है, विकसित होता है। तो अवशोषण होगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, या तो निकासी होगा, यानी कि खाने के बाद उसको बाहर निकाल देंगे अपशिष्ट मल। तो ये हमारा सही कर्म होगा। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है, जे के समरूप होता है। तो दोस्तों हमने बिल्कुल कर ही देखा कि ये हमारा क्या हो गया, हमने कल क्या देखा दोस्तों, जो हमारा अमाशय होता है वो किस तरह से पहले यहां से इधर से आता है, फिर बिल्कुल इधर से आने के बाद यहाँ पे ये अमाशय हमारा इस तरह से घूम जाता है। क्या होता है, अमाशय इस तरह से घूम जाता है। तो ये जे आकार का हमारा बिल्कुल दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, जे आकार का। तो अमाशय यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो क्या मुंह हमारा जे जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। अकृत और लीवर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह से ट्रायंगल जैसा
दिख रहा है, आकृति जो लीवर होता है वो हमारा इस तरह से दिखता है। और आंत की बात करें दोस्तों तो ये हमारा आंत, ये बड़ी आंत हो गया और इसके बीच में इस तरह से ये छोटी आंत होता है। तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जे आकार का दिखता है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। तो कल ही हमने देखा दोस्तों, जो वसा का पाचन पूर्ण रूप से होता है वो कहाँ पर होता है, वो सी यानी कि छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। गुर्दा यानी कि दोस्तों लीवर की बात करें तो बिल्कुल नहीं होता है। फेफड़े में बात तो दोस्तों सांस लेने में एक काम होता है, फेफड़ा हमारा डाइजेशन सिस्टम में भाग भी नहीं लेता। बड़ी आंत हमारा क्या होता है दोस्तों, लिक्विड या तो जल जो बच जाता है उसे अवशोषित करने का काम करता है। तो जो वसा यानी कि फैट या लिक्विड की जो पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हमारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा दोस्तों हमने कल क्या देखा था, जो अग्नाशय द्वारा हमारा निकलता है वो मुख्य रूप से हमारा 3 एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? पहला एंजाइम जो निकलता है वो क्या निकलता है? एमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है? एमाइलेज। और दूसरा एंजाइम जो निकलता है वो क्या होता है? लाइपेज निकलता है। क्या निकलता है? लाइपेज। और तीसरा एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और एमाइलेज का काम क्या होता है? ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज की बात करें तो लाइपेज हमारा वसा यानी कि लिपिड का पाचन करने का काम करता है। और ट्रिप्सिन जो हमारा होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है। तो ये 3 हमारा क्या होता है? अग्नाशय से निकलता है। तो इसमें से क्या पूछा गया है? माल्टोज हमारा बिल्कुल नहीं, लैक्टोज बिल्कुल नहीं, सुक्रोज बिल्कुल नहीं। ट्रिप्सिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है जो प्रोटीन पाचन करने का काम करता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको याद रख सकते हैं, LAT, लेट। अग्नाशय में क्या निकलता है? लेट निकलता है। एल से क्या हो गया? लाइपेज हो गया। ए से क्या हो गया? एमाइलेज हो गया। और टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया। तो इसको याद कर सकते हैं कि अग्नाशय में निकलने वाला जो ग्रंथि है वो क्या है? लेट है। LAT, लेट। एल से लाइपेज हो गया, ए से एमाइलेज हो गया और टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया। भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है, देखिए स्वादिष्ट भोजन जैसे ही हम देखते हैं तो मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। तो जो मुंह में पानी आता है वो कहाँ से निकलता है? वो पानी कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों जो मुंह में जैसे कि हम कुछ देखते हैं तो मुंह में हमारा दोस्तों बहुत सारे छोटे 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 स्नायु नाम का क्या होता है? कोशिकाएं पाई जाती है मुंह में हमारा। तो जैसे ही हम देखते हैं तो वो हमारी ग्रंथियां होती है वो एक्टिव हो जाती है और वहां से हमारा क्या होता है? लार या मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य कारण क्या होता है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल जो बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही बात किया कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें जो छोटी आंत होता है वो बड़ी होता है। और जो मांसाहारी जानवर होता है उसमें जो आंत होता है वो छोटी होता है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो खरगोश हमारा यहाँ पे शाकाहारी है। तो उस खरगोश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी जो आंत होगा, छोटी आंत, वो लंबी होगा। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो लगभग कितना होता है? 300 सेंटीमीटर से लेकर के 350 सेंटीमीटर तक के आसपास होता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच 5.5 से हमारा कम हो जाता है। तो दांतों में क्या आता है दोस्तों? सड़न शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दंत वल्क या टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा बाहरी दांत का जो आवरण होता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जैसे देख दो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि CuSO4 की बात करें, इसमें अगर हमारा HCl जाएगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों? ये सड़न शुरू होगा यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और ये H2SO4 का निर्माण फिर से कर लेगा।
तो ये हमारा क्या होता है, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। क्या होता है, शुरू हो जाता है, यानी कि दांत हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है, तो वो कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। दा, तो दांत का इनेमल जो हमारा बना होता है किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। हड्डी की बात करें दोस्तों, तो हड्डी भी हमारा, हड्डी में भी क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इसीलिए जब कोई किसी का दर्द करता है या दुखता है घुटना वगैरह, तो उसे कैल्शियम का दवाई दिया जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों पिछले क्वेश्चन, कल हमने दोस्तों इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में देखा था दोस्तों कि जो रसवेदी अभिग्राहक होता है वो स्वाद को पता लगाने का काम करता है। क्या करता है, स्वाद पता लगाने का। यानी कि दोस्तों मुंह में की बात करें तो हमारे 4 प्रकार का टेस्ट को जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग आज देख लेते हैं। तो सब जो हमारा, जैसे कि दोस्तों जीभ हमारा होता है, जो जीभ हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, जीभ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। जीभ का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम इस तरह से बांटते हैं, ये इस तरह से एक लेयर बना होता है जीव का, ये इस तरह से होता है, और यहाँ पे एक इस तरह लेयर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये दोस्तों हमारा अलग अलग का टेस्ट बताता है। जैसे कि अगर जो हमारा जो पहले वाला बात आवरण होगा, जो यहाँ पे जो ये पहला आवरण है, ये जो पहला वाला दिखाया गया है यहाँ पे, ये पीछे ये जो यानी कि जो जीव का अगला हिस्सा होता है दोस्तों, अगला हिस्सा, उसको अगर हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारा मीठे का टेस्ट देता है। अगर कोई चीज मीठा होगा तो मीठा बताने वाला जो होगा पार्ट, वो आगे वाला पार्ट होता है। और इधर अगर इस दोनों की बात करें, या ये जो हमारा होगा, ये आगे जो नीचे यानी कि जो अगली पार्ट के पीछे जो हल्का सा पीछे जो लेयर होगा, ये नमकीन टेस्ट बताता है। ये क्या बताता है, नमकीन टेस्ट बताता है। लेकिन ये जो पीछे जो हमारा ये हो जाता है, ये हमारा क्या बताता है, खट्टे का टेस्ट बताता है। खट्टे यानी कि सोर, खट्टे यानी कि जो सोर खट्टे टेस्ट होता है, ये खट्टे टेस्ट को बताता है। लेकिन जो अंतिम अंतिम भाग जो होता है दोस्तों हमारा, वो कड़वा का बताता है। कड़वा यानी कि अगर किसी नीम का पत्ता खा लिया तो वो कड़वा होता है, वो नीम का पत्ता से पता, यानी कि जो ये बाहर अंतिम आवरण का पता चलता है। तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, ये जो हमारा लेयर होता है, वो इसे ही क्या कहा जाता है, रसवेदिक अभिग्राहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसवेदिक अभिग्राहक, जो कि हमारा टेस्ट को पता लगाने का काम करता है कि किसका टेस्ट खट्टा है, किसका मीठा है, किसका कड़वा है, किसका तीता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज को हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि दोस्तों हम लोग कभी बाहर से अगर कहीं धूप से आते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी या तो माँ जो होती है वो ग्लूकोज का पानी देती है कि ये लो ग्लूकोज का पानी ले पी लो। क्यों ग्लूकोज का पानी देता है, क्योंकि धूप से आने के बाद एनर्जी जो होता है डाउन हो जाता है। तो ग्लूकोज पीने से क्या होता है, तुरंत एनर्जी हमें मिलता है। क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलता है। इसीलिए ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, अधिकतम ऊर्जा नहीं देता, ये तुरंत इंस्टेंट के लिए देगा, तुरंत के लिए देगा, लेकिन ये अधिकतम नहीं देता है। अगर छार छार की बात करें दोस्तों, तो छार हमारा क्या है, ये हमारा अधिकतम ऊर्जा बिल्कुल नहीं प्रदान करता, क्योंकि हम छार को खाते ही नहीं है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी दोस्तों हमारा ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है दोस्तों। ये हम पोषक तत्वों में पढ़ेंगे, जब पोषक तत्व की क्लास करेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे अधिक एनर्जी देने का काम करता है, वो हमारा क्या करता है, वसा करता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, हम लोगों ने खा लिया, खाना खाने के बाद हमने तेलीय मात्रा को या तो वसा को जो फैट खाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो जो वसा स्टोर हुआ रहता है, उस वसा से हमारा एनर्जी का क्या होता है, उत्पन्न शुरू होने हो जाता है। तो जो अधिकतम ऊर्जा की बात करें देता है, तो वो हमारा कौन देता है, वसा देता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचक कहाँ होता है, तो वो हमारा दोस्तों जो छोटी आंत का अग्नाशय होता है, जो ड्यूडेनम के अंदर होता है। छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के अंदर अग्नाशय, अग्नाशय से हमारा निकलता है कौन सा, लेट एंजाइम। कौन सा, लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये लाइपेज का काम क्या होता है हमारा,
लाइपेज का काम क्या होता है, ये वसा का पाचन करता है, वसा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज हमारा क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की पाचन करता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये हमारा लेट एंजाइम कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर फेरोमोन की बात करें दोस्तों, तो फेरोमोन क्या होता है, एक किसी विशेष जाति का, किसी विशेष जाति या जीव, जीव की बात करें दोस्तों, किसी विशेष जीव के बारे में बात करें तो वो उसके बर्ताव और बिहेव वो कैसा करता है, बाहर में वो कैसा बिहेव करता है वो उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव यानी कि बिहेव, वो बाहर में किस तरह किसके साथ, अपनी ही जाति के साथ कैसा प्रभाव डालता है या कैसे बिहेव करता है, वो फेरोमोन को दर्शाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, क्वाशियोकर बीमारी होता है। क्या होता है, क्वाशियोकर बीमारी होता है। क्वाशियोकर क्या होता है दोस्तों, क्वाशियोकर मतलब क्या होता है, जो यानी कि कुपोषण का शिकार होता है। क्या होता है, कुपोषण का क्या होता है, शिकार होता है। यानी कि खाना खाने, प्रोटीन की जब कमी हो जाता है तो बच्चे में अगर प्रोटीन का कमी नहीं दिया जाए तो बच्चे का क्या होता है दोस्तों, पेट निकल जाता है और शरीर का सारा भाग, बच्चे का क्या होता है, पेट निकल जाता है, पेट निकल जाता है। और शरीर का अन्य भाग क्या होता है, वो पतला हो जाता है। शरीर का अन्य भाग क्या होता है, पतला होना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों सिर्फ पेट भरने का काम हुआ लेकिन बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकर रोग होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर रिकेटस की बात करें तो रिकेटस हमारा क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्या होता है, विटामिन डी की जब कमी हो जाता है तो रिकेटस होता है। रिकेटस मतलब कि दोस्तों जो हड्डियां हमारा होता है वो कमजोर होने लगता है। क्या होता है, कमजोर होने लगता है। इसीलिए दोस्तों विटामिन डी हमारा कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। तो विटामिन डी हमें धूप से लेना चाहिए। तो रिकेटस जो बीमारी होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और अस्कर्वी की बात करें दोस्तों तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और जो बेरी बेरी नामक रोग है दोस्तों, वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे जो ए नंबर का क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन की कमी के कारण ए नंबर का जो बीमारी क्वाशियोकर रोग होता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। देखिए दोस्तों, डैश का लक्षण यानी कि पहले सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि ये कोलिफॉर्म होता क्या है। ये कोलिफॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य का जो मल होता है, मल यानी कि पाचन सिस्टम होता है वो आंत में पाया जाता है। कहाँ पे, वो आंत में हमारा पाया जाता है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, गंदे पानी का सेवन करते हैं, जब हम प्रदूषित पानी या भोजन, प्रदूषित पानी या तो भोजन करते हैं, प्रदूषित पानी या तो भोजन करते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस प्रदूषित पानी और भोजन से क्या करता है, ये बीमारी फैलाने का काम करता है। तो ये तरह तरह का बीमारी फैला सकता है, जैसे कि दस्त हो गया, दस्त हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, और पीलिया यानी कि पीलिया तो जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया हो गया, जॉन्डिस यानी जॉन्डिस जैसा रोग, ये तरह तरह का क्या करता है, बीमारी लाने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, एक हमारा, सॉरी कोलिफॉर्म क्या है, हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे आंत में पाया जाता है। जब हम भोजन, प्रदूषित भोजन करते हैं या प्रदूषित जल का ग्रहण करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हमारे शरीर को ये बीमार करने में काम करता है। क्या करता है, बीमार करने का काम करता है, जैसे कि दस्त और हैजा और टाइफाइड जैसे और पीलिया जैसे रोग को फैलाने का काम करता है। तो फ्लोराइड का संदूषण होता है, फास्फोरस संदूषण, मान पानी के स्रोत का खारापन करता है, बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है, मानव अपशिष्ट से संदूषण करता है, यानी कि ये बीमारी फैलाने का काम करता है पेयजल का, यानी कि जैसे कि पेयजल पानी वगैरह हम पीते हैं तब। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है, मेटाबॉलिज्म या चयापचय संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये चयापचय की प्रक्रिया है, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस से जो हमारा एक ही साथ उपापचय की प्रक्रिया करे तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि हम खाना खाते हैं,
जो हम खाना खाते हैं तो उससे जो पचाने की प्रक्रिया या तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रूप में जो भी काम करता है, जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, सांस लिया, तो इस ऑक्सीजन को क्या करता है, ये तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक चयापचय का ही क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और एक दूसरा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। तो जो एनाबॉलिज्म की बात करें दोस्तों, तो इसको हिंदी में बोलते हैं उपचय, और इसे हिंदी में बोलते हैं अपचय। और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? चयापचय या तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि जो छोटे छोटे अणु होता है, तो जो छोटे छोटे अणु जो होता है वो एक इसको मिलाने के बाद एक कॉम्प्लेक्स यानी कि बड़ा फॉर्म बनाता है। यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स या तो जटिल मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है, वो हमारा एनाबॉलिज्म कहलाता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है या जटिल मॉलिक्यूल होता है या अणु होता है, वो छोटे छोटे अणुओं में बदलने का काम करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? चयापचय या उपापचय प्रक्रिया कहलाता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से हमारा भोजन को पचाने का में मदद करता है। तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बिल्कुल सही। सरल अणुओं में जटिल अणुओं का संश्लेषण, सरल अणुओं से यानी कि छोटे छोटे अणुओं से क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स से जटिल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए उपचय और अपचय, उपचय भी हो रहा है और अपचय भी हो रहा है। तो ये तीनों क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया है। तो तीनों अगर सही है तो डी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के इस्तेमाल किया जाने वाला अंतर कहलाता है, अंतर कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो ऑसिलियोस्कोप होता है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम आता है। यानी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना, छोटी वस्तु को क्या करना है, छोटी वस्तु को छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना, ये माइक्रोस्कोप का काम है। अगर रेडियोग्राफ की बात करें दोस्तों, तो रेडियोग्राफ क्या होता है, हमारा जो रेडियो सिग्नल वगैरह होता है, जिससे हम रेडियो सिग्नल मिलता है, तो वो हमारा रेडियोग्राफ को दर्शाता है। और ओलियोस्कोप की बात करें दोस्तों, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके थ्रू से क्या होता है, वोल्टेज के समय के डिफरेंस को देखा जाता है। लेकिन दोस्तों इंडो, यहाँ पे क्या दिया गया है, इंडो, इंडोस्कोप। इंडो मतलब क्या होता है, आंतरिक। क्या होता है? आंतरिक। इंडो का मतलब क्या होता है, आंतरिक। स्कोप मतलब क्या होता है, देखना। स्कोप मतलब देखना। स्कोप मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना। तो आंतरिक भाग को देखना, इसका मतलब आंतरिक भाग को देखना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडोस्कोप कहलाता है। तो अगर पाचन तंत्र की जांच करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा, पेट के अंदर देखना पड़ेगा, स्टोमैक के अंदर देखना पड़ेगा, छोटी आंत के अंदर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इंडोस्कोप जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन का हिस्सा नहीं है? तो पाचन की बात करें दोस्तों, तो यकृत हमारा होता है, भाग लेता है, आमाशय भी लेता है, मुंह भी लेता है। लेकिन हृदय की बात करें दोस्तों, तो हृदय हमारा क्या है, वो ऑक्सीजन और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भाग लेता है, या तो परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें डोमोडोंट दांत पाए जाते हैं? डोमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, डोमोडोंट दांत की बात करें, दांत की बात करें दोस्तों, तो दांत जो हमारा होता है वो इस प्रकार से होता है कुछ। एक होता है थिकोडोंट। क्या होता है? थिकोडोंट। और एक क्या होता है, बुनोडोंट। क्या होता है? बुनोडोंट। तो थिकोडोंट जो दांत होता है दोस्तों, वो मनुष्य में पाया जाता है। क्या होता है? मनुष्य में पाया जाता है। जो मतलब कि दोस्तों, ये दांत क्या होता है, जिसमें फिक्स बैठा होता है। दांत क्या होता है, जिसमें बैठा होता है, तो वो क्या कहलाता है, थिकोडेंट कहलाता है। और पुनोडोंट की बात करें दोस्तों, जिसका दांत जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि जो दांत जिसका क्या होता है, शार्प होता है।
जिसका दांत शार्प होता है यानी कि नुकीला ज्यादा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, थिकोडोंट यानी कि पुनोडोंट कहलाता है, बुनोडोंट। वो क्या कहलाता है, बुनोडोंट कहलाता है। और इन्हीं बुनोडोंट में दोस्तों जो हमारा आता है वो क्या आता है, डोमोडोंट आता है। क्या आता है, डोमोडोंट आता है। और जो डोमोडोंट दांत पाया जाता है दोस्तों, वो मछली में पाया जाता है। क्या आता है, मछली में पाया जाता है। और थीकोडोंट की बात करें तो जो स्तनधारी जीव होता है उसमें थीकोडोंट दांत पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य हमारा क्या है, स्तनधारी है। घोड़ा भी हमारा क्या है, स्तनधारी है। और तेंदुआ भी हमारा क्या है, स्तनधारी है। तो जो स्तनधारी जीव होता है उसमें जो दांत पाया जाता है वो थीकोडोंट दांत पाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, डोमोडोंट दांत पाया जाता है। ड्यूडोनम, यहाँ पे दोस्तों ये अंतस्या या होगा। ड्यूडोनम देश का भाग है। तो ड्यूडोनम हमारा क्या है दोस्तों, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत जो हमारा था, छोटी आंत की बात करें तो वो हमारा तीन भाग में था। पहला क्या था, ड्यूडेनम था। क्या था, ड्यूडेनम था। और दूसरा क्या था, जेजुनम था। जेजुनम था। और तीसरा क्या था, इलियम था। तीसरा क्या था, इलियम था। ड्यूडेनम में ही हमारा दोस्तों क्या होता है, अग्नाशय रस पाया जाता है, जिसमें LAT निकलता था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और जेजुनम की बात करें दोस्तों, इसमें यहाँ पे पाचक बिल्कुल नहीं होता है। जेजुनम में क्या होता है, पाचन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। और इलियम की बात करें तो सर्वाधिक पाचन यहीं पे होता है। क्या होता है, सर्वाधिक पाचन यहाँ पे होता है। और पाचन यहीं पे कंप्लीट भी हो जाता है। पाचन हमारा यहाँ पे इलियम में कंप्लीट हो जाता है। तो ड्यूडेनम हमारा क्या है, छोटी आंत का पार्ट है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में हमारा डैश शामिल है, यानी कि HCl शामिल है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत, दांत का एनिमल किससे बना होता है, तो दांत का एनिमल जो हमारा बना होता है दोस्तों, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसका आंसर डी नंबर का जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दंत, दंत वल्क या दंत एनिमल किससे बना होता है, तो वो कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो इसका ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा को जब भी मापा जाता है उसको कैलोरीज में मापा जाता है। उसको कैलोरीज में मापा जाता है कि कितने कैलोरी हम लोगों ने भोजन किया था। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केल्विन की बात करें तो इससे तापमान मापा जाता है। और एम्पियर्स की बात करें तो इससे करंट मापा जाता है। करंट मापा जाता है। ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो वो हमारा दोस्तों लीवर होता है, जिगर होता है। यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो लीवर हमारा होता है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है बहुत तेजी से होता है। सेल डिवीजन या तो कोशिका का विभाजन जो होता है बहुत तेजी से होता है। तो अगर लीवर में चाकू भी लग जाता है तो वो लीवर क्या होता है, अपने आप से तुरंत रिपेयरिंग कर लेता है। वो क्या करता है, अपने आप से तुरंत जल्दी जल्दी रिपेयरिंग कर लेता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पुनः विकसित करने में एक्सपर्ट होता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों मानव को कंठ को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यानी कि जहां से आवाजें हमारा निकलता है दोस्तों। कंठ क्या मतलब, जहां से हम बोलते हैं, जहां से हम बोलते हैं जो आवाज हमारा जहां से निकलता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज जहां से निकलता है वो वॉइस बॉक्स से निकलता है। क्या निकलता है, वॉइस बॉक्स से निकलता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है, तो मानव के मुंह में दोस्तों जो छोटी छोटी जीव या कली के रूप में, कलिका के रूप में दिखाई देगा, तो वो हमारा दोस्तों क्या होता है, 2000 से लगभग 8000 के बीच में कलिकाएं पाया जाता है, जिससे हम स्वाद का टेस्ट कर पाते हैं। अगर अगले भाग में अगर होगा तो वो मीठे का टेस्ट होगा, फिर साइड साइड में होगा तो वो हमारा सॉल्ट का या नमकीन का टेस्ट देगा। उसके नीचे अगर जाएंगे तो वो हमारा कड़वे का सॉरी खट्टे का टेस्ट देगा। और सबसे नीचे अगर जाएंगे तो वहां पे हमारा कड़वा का टेस्ट देगा। तो ये हमारा कलिकाओं की मदद से होता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक 1.5 मीटर लंबा होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर ये मुंह से हमारा शुरू हुआ
और फिर यहाँ से अमाशय आया, अमाशय आने के बाद फिर यहाँ से हमारा छोटी आंत, फिर छोटी आंत से इस बड़ी आंत में गया, फिर इस बड़ी आंत से हमारा यहाँ पे एनस तक चला गया, जिसे हम गुद्दा द्वार भी कहते हैं या मल द्वार भी कहते हैं, एनस तक। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई जो हो लगभग कितना होता है, 9 मीटर की लंबाई होता है, या तो फुट में कहें तो यूं तो ये 30 फीट होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन या खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है। देखिए दोस्तों, अजैविक, अजैविक मतलब क्या, जो जिसमें जान ना हो। दो होता है दोस्तों, एक क्या होता है जैविक और एक क्या होता है अजैविक। क्या होता है अजैविक, तो वैसे पदार्थ है जिसमें जान मौजूद होता है। जान या तो जो विकसित होता है जान, और जिसमें जान ना हो, जान ना हो, और जो लाइव हो, यानी कि जो लाइव हो और एक वो डेड हो। तो जो डेड होता है वो अजैविक कहलाता है, और जिसमें जान होता है वो जैविक कहलाता है। तो जैविक की बात करें दोस्तों, जैविक पेड़ पौधा हमारा क्या है, एक जैविक पदार्थ है। तो ये हमारा भोजन की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, जैविक होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत कथन कहा गया है। तो ए नंबर का ही क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रियाएं देता है। अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो वो रासायनिक प्रक्रिया देता है, बिल्कुल सही। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मेटाबॉलिज्म होता है, या खाना पता खाते हैं तो जैसे कि ग्लूकोज को अगर हम पीते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया होता है सारा का सारा। यह एक जैविक पदार्थ होता है, बिल्कुल सही। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी क्या है, सही कथन दिया गया है। तो एकमात्र गलत कथन है वो ए नंबर का है। तो ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, आहार नली में भोजन जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आहार नली में भोजन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पाचन करते हैं। उसके बाद अवशोषण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्माकुंचन होता है। क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सिकुड़ने का काम करता है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, भाग नहीं है? तो देखिए, तो मुंह वही का, मुंह वही का मतलब जो मुंह हमारा है बिल्कुल है, पित्ताशय भी है, बड़ी आंत भी है। लेकिन दोस्तों वायु कोशिका यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये हमारा फेफड़े में पाया जाता है, जिसे कुपिका भी कहते हैं। वायु कोशिका होता है जिसे कुपिका भी कहा जाता है। तो ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में या श्वसन तंत्र में देखेंगे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है पाचन तंत्र का भाग नहीं है। लार में डैश एंजाइम होता है। तो लार में हमारा दोस्तों, लार की बात करें दोस्तों तो उसमें हमारा क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। जिसे टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लाल ग्रंथि से हमारा जो स्रावित होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। बाकी ये सॉरी एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम टाइलिन डैश में स्रावित होता है, तो वो हमारा दोस्तों लार में स्रावित होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल या तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीत के कार्य को डैश कहा जाता है। तो पीत के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है। तो 48 का ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ये अम्लीय को क्या करता है, क्षारीय बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ जीवाणुओं को भी मारने का काम करता है पीत। अग्न्याशयी रस में
मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो प्रोटीन को पाचन करने का दो एंजाइम हमारा काम आता है। क्या होता है? दो एंजाइम काम आता है। तो प्रोटीन की अगर पाचन की बात करें, तो प्रोटीन की अगर जो पाचन करता है तो वो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। और ये हमारा क्या करता है? एमिनो एसिड में चेंज करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पित्त की वसा का अवशोषण करना, बिल्कुल नहीं, वसा का पाइसीकरण करना। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है। मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो वो HCl अम्ल या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गले में गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। देखिए दोस्तों, गला जहां से हम जैसे कि बोलते हैं, जहां से खाना हमारा अंदर जाता है, क्या होता है? जहां से अंदर जाता है तो वहां पे हमारा क्या होता है? वो कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज होता है, जिसे उपास्थि भी कहा जाता है, जिसे उपास्थि कहा जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। देखिए दोस्तों, अगर भोजन की प्रक्रिया की बात करें, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हम जैसे पिछले हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम भोजन लेते हैं या तो पानी पीते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन हमारा होता है वो क्या होता है? जैसे कि हमने भोजन खाया तो वो क्या हो गया? केमिकल फॉर्म में होता है, यानी कि वो केमिकल फॉर्म में होता है। और इस केमिकल से हमें क्या करता है? उष्मा के रूप में, यानी कि हीट देता है। हीट कहने का सेंस है दोस्तों कि ऊर्जा का प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा का प्रदान करता है। तो भोजन हमारा, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उपापचय की प्रक्रिया होता है, वो पाचन तंत्र में हमारा काम आता है। और वो एक क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है या तो केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें केमिकल ऊर्जा को क्या करता है? उष्मा ऊर्जा तो एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। सामान्य मार्ग है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? यानी कि जब हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारा ग्रसनी होता है। जैसे कि जब हम दोस्तों भोजन करते हैं तो हमारा देखिए, ये हमारा क्या है? एक ही नली आता है। ये क्या होता है? एक ही नली से यहाँ पे भोजन भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा। लेकिन जैसे जब हम नीचे जाएंगे तो ये नली हमारा दो भाग में बढ़ जाता है। क्या होता है? दो भाग में बढ़ जाता है। एक के थ्रू से भोजन जाएगा और एक के थ्रू से ऑक्सीजन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एक इपिग्लोटिस नाम का क्या होता है? अंग होता है। यहाँ पे क्या होता है? इपिग्लोटिस नाम के अंग होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये इपिग्लोटिक्स ऑक्सीजन के रास्ते को बंद कर देता है। और जब हम जब हम सांस लेते हैं तो ये भोजन वाले रास्ते को बंद कर देता है। तो यहाँ तक जो ये पार्ट हमारा होता है, दोनों एक ही होता है, यानी कि यहाँ पे भोजन भी जाएगा और हवा भी जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? गर्सनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्सनी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो शुरू होता है भोजन आहार का, वो ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली या तो फूड पाइप कहलाता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकृत डैश कार्य करता है। तो अकृत लीवर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा पाचन में क्या करता है? मदद करता है। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है। तो वो हमारा सेल्यूलोज को पचाती है, क्योंकि पेड़ पौधे में सेल्यूलोज पाया जाता है। और जिसे जानवर लोग खाते हैं, शाकाहारी जानवर खाते हैं या शाकाहारी जीव खाते हैं, तो उसको सेल्यूलोज पचाने की जरूरत होती है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा, जिसमें से दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।
तो अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और उनसे संबंधित कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ विदा लेते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा चैनल पसंद आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में ब्लड सर्कुलेशन के साथ।